हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, जो कि एक तरह का नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम में काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मैं जो है आपके लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा और इसके बाद जो है आपके लिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम को समझने के लिए ये एक न्यूमेरिकल है जहां पे 5 प्रोसेस है, पांचों का अराइवल टाइम दे रखा है और उनका बर्स्ट टाइम दे रखा है। हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये हमें जो है यहां से कैलकुलेट ये करना है। तो अगर आप यहां पे देखोगे कि हमारे पास जो है 5 प्रोसेस है और उनका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में क्या होता है, ये मैं आपको बताने से पहले ये बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और लेक्चर, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छे और भी लेक्चर्स लेके आने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी हमें मोटिवेट करिए कि जिससे हम लोग और भी अच्छे लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो अब हम लोग जो है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम को पहले डिस्कस करते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में हमने देखा था कि जब भी कोई प्रोसेस सीपीयू को में जब जाती है, यानी सीपीयू उसको एलोकेट होता है, तो वो प्रोसेस जो है अपना टास्क कंप्लीट करके ही सीपीयू को डी एलोकेट करती है, यानी हम उसको सीपीयू को हटा सकते हैं उसकी प्रोसेस से। तो अब ये जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि किसी भी न्यूमेरिकल को समझने के लिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए आपको सबसे पहले गैंट चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो गैंट चार्ट एक तरह का आपका इस तरह का एक लीनियर आपका एक चार्ट होता है जिसमें आप पूरा कंप्लीट जो है उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस का वो शो कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग जो है इस पूरे गैंट चार्ट में इन पांचों प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे कि कहां पे उनका स्टार्टिंग टाइम हुआ है और कहां पे उन्होंने अपने वर्क को फिनिश किया है। तो अगर आप यहां पे देखोगे अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले अराइवल टाइम ए का 0 है। तो ए की एंट्री सबसे पहले सिस्टम में होती है जो कि 0 टाइम पीरियड पर है। अब उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 6 है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है बी आती है जिसका अराइवल टाइम जो है 3 है और उसका बर्स्ट टाइम जो है 2 है ना। अब यानी सबसे पहले हमें जो सीपीयू के अंदर यानी रनिंग के अंदर हमें ए को पुट करना पड़ेगा। तो ए जो है 0 से स्टार्ट होगा और वो फिनिश कहां पर होगा, जरा देखिए अगर आप, तो वो फिनिश कहां पर होगा, वो फिनिश होगा जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम में दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम होता, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम होता, तो जैसे ही बी की एंट्री होती तो ए को आफ्टर 3 मिली सेकेंड ए का जो बर्स्ट टाइम होता वो 3 हो जाता और बी का क्या होता 2 होता। तो 3 और 2, तो बी जो है वो रनिंग पे आ जाता और ए को हम लोग जो है दोबारा से रेडी स्टेट में ले आते हैं। बट यहां पर ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है वो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। नॉन प्रीएम्प्टिव में एक बार सीपीयू एलोकेट करने के बाद किसी भी प्रोसेस को जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक हम उसको क्या है अपना क्या कहते हैं, बोला जाए कि इसको सीपीयू जो है उससे फोर्सफुली डी एलोकेट नहीं कर सकते। तो 0 से लेकर 6 तक आपकी ए प्रोसेस रन करेगी, 0 से लेकर 6 तक। अब देखिए आफ्टर 6 मिली सेकेंड सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, तो क्योंकि डी और ई की एंट्री होती है 7 मिली सेकेंड पे और 10 मिली सेकेंड पर, तो बी और सी केवल हमारे सिस्टम में है और बी का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है। तो सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, बी का है। तो बी को जो है बी की एंट्री हो जाएगी और वो कब तक रन करेगा, अगले 2 मिली सेकेंड तक, यानी 8 तक वो रन करेगा। चलिए ये बात होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट जो है आफ्टर 8 मिली सेकेंड जो है डी की एंट्री हो चुकी है, ई की एंट्री अभी भी नहीं हुई है क्योंकि ई का जो अराइवल टाइम है वो 10 है। तो सी और डी में जो सबसे छोटी प्रोसेस है वो बर्स्ट टाइम किसका है, वो सी का है क्योंकि सी का बर्स्ट टाइम 4 मिली सेकेंड है और डी का बर्स्ट टाइम जो है वो 6 मिली सेकेंड है।
तो अब हम लोग जो है यहाँ पर सी लिख देते हैं। और ये कब तक रन करेगा? ये रन करेगा अगले 4 मिली सेकेंड तक। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आती है? नेक्स्ट प्रोसेस जो है आफ्टर 12 मिली सेकेंड जो है ई की एंट्री हो चुकी है। ई और डी हमारे बचे हैं और ई का जो बस टाइम है वो 3 है और डी का बस टाइम जो है 6 है। तो आफ्टर मतलब डी ई को रन करना पड़ेगा अगले 3 मिली सेकेंड तक, क्योंकि दोनों का बस टाइम जो है 3 और 6 है। तो हम लोग जो है ई को सीपीयू दे देंगे। तो ई को हम सीपीयू देने के बाद जो है जो ये पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ओके, अब लास्ट में केवल एक ही प्रोसेस बची है, दैट इज डी। तो हम लोग जो है उसको भी लिख देते हैं और यहां पर उसका जो बस टाइम है वो कितना है? 6 है। तो ये हो जाएगा 21। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सारी बस टाइम प्रोसेस को ऐड करने के बाद। 6 + 2 6 2 8 8 + 4 12 12 + 6 18 एंड 18 + 3 21, जो कि हमारे इस गैंग चार्ट की फिनिशिंग लाइन के एकदम इक्वल आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट टास्क हमारा है वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना हर प्रोसेस के लिए और हर प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना। अब क्या है, हम लोग जो है इनके लिए आपको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक करके मैं सभी का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करता हूं पांचों प्रोसेस का। ओके, नाउ प्रोसेस ए। अब प्रोसेस ए जो है, अगर आप देखोगे कि प्रोसेस ए की एंट्री होती है 0 पर और ए ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है कहां पर? 6 पर। तो ए को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, ए को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। तो ए का वेटिंग टाइम तो 0 हो जाएगा, है ना। अब टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है कि टर्न अराउंड टाइम, ये होता है वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, एक तो ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। आप इनमें से किसी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपका एक आंसर इक्वल आएगा। अब देखिए, अगर प्रोसेस ए का वेटिंग टाइम 0 आया है तो उसका जो बस टाइम कितना है? 6 है। तो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप 6 जोड़ दीजिए। या फिर सी ने अपना टास्क कंप्लीट कहां किया है? यहां पर किया है 6 पर और उसका अराइवल टाइम क्या है? 0। सो 6 - 0 दैट इज अगेन 6। तो ये आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम फॉर ए। अब हम आते हैं बी के बारे में। बी के बारे में बात करते हैं। तो बी की जो एंट्री है, बी ने अपना टास्क स्टार्ट किया है 6 से। बी ने अपना टास्क स्टार्ट किया 6 से और उसने फिनिश किया है 8 पर। ठीक है, चलिए। अब उसकी एंट्री होती है 3 पर। तो उसने टास्क स्टार्ट किया 6 पर, तो 3 से लेकर 6 तक, 3 से लेकर 6 तक उसको क्या करना पड़ा है? केवल वेट करना पड़ा है। तो ये जो 3 मिली सेकेंड है, ये आपका जो है क्या है? वेटिंग टाइम है फॉर द बी। तो यहां पर बी जो है ये आपका वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब हम लोग आते हैं टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, वेटिंग टाइम 3 बस टाइम 2, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आप कोशिश करिए कि वेटिंग टाइम पहले कैलकुलेट कर लीजिए सभी प्रोसेस का, और उसी प्रोसेस के अंदर वेटिंग टाइम के अंदर अगर आप बस टाइम को ऐड कर देंगे तो आपका जो है टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि प्रोसेस सी है। या फिर आप देख सकते हो कि हमारा जो बी का जो कॉम्प्लीशन टाइम है 8 है और उसका अराइवल टाइम क्या है? 3 है। तो 8 - 3 5, ये भी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है आपके पास। तो अब है सी के पास आते हैं। सी का अराइवल है 5। ठीक है, अब सी का अराइवल है 5 और सी ने स्टार्ट किया टास्क अपना 8 पर। सो 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक क्या किया है? सी ने वेट किया है। तो ये जो 3 मिली सेकेंड है उसका वेटिंग टाइम है। ओके, नाउ 3 + 4 7, ये 7 आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। या फिर 12 - 5, 12 - 5 दैट इज 7। अगेन टर्न अराउंड टाइम जो है आपका सी के लिए 7 हो जाएगा। अब हम आते हैं डी के पास। डी ने अपना वर्क स्टार्ट किया 15 पर और उसका जो अराइवल है वो हुआ है 7 पर। तो 7 से लेकर 15 तक उसने वेट किया है, जो कि बहुत लंबा टाइम वेटिंग टाइम है, जो कि आपका 15 - 7 दैट इज 8।
ये 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। या फिर 21 माइनस 7, ये भी 14 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो डी का वेटिंग टाइम और डी का एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब हम आते हैं ई के पास। तो ई जो है हमारा, जो हमारा ई है, तो अब ई के पास अगर आप देखोगे तो ई ये रहा। तो ई का जो अराइवल है वो 10 है, और ई ने स्टार्ट किया वर्क 12 पर। तो 10 से लेकर 12 तक कुछ नहीं किया, दैट इज 2 इज अ वेटिंग टाइम फॉर ई। और इस 2 के अंदर इस 3 को ऐड कर दीजिए, दैट इज वी आर गेटिंग 5। सो 2 प्लस 3 5। तो टर्न अराउंड टाइम 5 हो जाएगा। 15 माइनस, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 15 माइनस 10 कर लीजिए, वो भी आपका 5 आएगा। तो इस तरह से आपने इसको इजीली कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे, आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इनको ऐड करिए। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 14 प्लस 2, या फिर आप ऐसा करिए 6 प्लस 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 16 आ गया। और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए कैलकुलेट करने के लिए 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 दैट इज योर 18, 18 प्लस 14 32 37, ये 37 हो जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 14 24, 24 31 एंड 31 प्लस 6 37 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज 16 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 मिली सेकेंड। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 7.2 मिली सेकेंड। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 37 है, ये 16 है। तो देखिए 16 के अंदर आप अगर टोटल भी ऐड कर लेते हैं तो भी आपका जो है 16 प्लस 21 37 वहां से भी आ जाएगा। बहुत ये एक तरह से यहां से भी ऐसे कर सकते हैं टोटल एवरेज वेटिंग टाइम को निकालने के लिए। तो 16 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3.2 मिली सेकेंड एंड 37 डिवाइड बाय 5 दैट इज योर 7.2 मिली सेकेंड। आई थिंक ये करेक्ट है। और इस तरह से हम लोगों ने ये आपका जो आंसर है कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो था एक्सप्लेनेशन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का है। और इसके बाद जो है मैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को आपके लिए कैलकुलेट करूंगा। दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम का प्रीएम्प्टिव वर्जन, इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने कर दिया। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे के लेक्चर में, बट पहले मैं जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको मैं आपको सामने पहले डिस्कस कर देता हूं। देन आई विल टेक और many examples to understand these topic. Okay? तो स्टूडेंट ये था आज के टॉपिक के बारे में, आज के लेक्चर। और अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि आपके लाइक से वही हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सके। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो थैंक यू।